हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग यूपी ट्रिपल पेड द्वारा जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है, जो 2023 में हुआ था, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हिंदी के हम लोग उन प्रश्नों को देखेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आया है, किसी न किसी पेड से एग्ज़ाम में आया है। उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, यानी हमको उसमें बताना है कि जो विलोम सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है औचक का अक्सर, डामाडोल का अस्थिर, गिरकना का पुचकारना और गाफिल का खबरदार। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि डावाडोल का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अस्थिर नहीं होता। यही जो है हमारा विकल्प क्या है, गलत दिया है, क्योंकि डावाडोल का जो विलोम होता है क्या होता है, स्थिर होता है। यहाँ पे अस्थिर लिखा है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से जो विकल्प है डावाडोल का जो अस्थिर दिया है विलोम सही युग्म सही नहीं है। सही विलोम युग्म जो है डावाडोल स्थिर होगा और अन्य से जो सभी विकल्प में क्या है संगत है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे जो हमारा प्रश्न इसमें लिखा है फ्रेंड्स की होनहार बीरवान के होते चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है। होनहार व्यक्ति सदा दिखावा करता है, होनहार व्यक्ति हमेशा दूसरों के दोष निकालता है, होनहार व्यक्ति बहुत ही परिश्रम करता है, होनहार व्यक्ति की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दी जाती है। इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन सही है उसका नाम क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। होनहार व्यक्तियों की जो प्रतिभा होती है वो क्या होती है, बचपन से ही दिखाई देती है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। प्रश्नगत लोकोक्ति होनहार बीरवान के होते चिकने पात का जो अर्थ होगा, होनहार व्यक्तियों की जो प्रतिभा होती है वो क्या होती है, बचपन से ही दिखाई देती है। इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स की निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, यानी पुल्लिंग का मतलब होता है कि जो इसमें कौन से जो होता है पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का बोध कराता है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो संचार, पालन और ग्रीवा, मनुष्यत्व, बनावट और रौनक, पतलून, जल्लाट और अछूड़ता, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, यानी प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह जो होता है ये क्या होता है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो है ऊपर जो है पुल्लिंग शब्द नहीं, यानी उसमें मिक्स दिया है, ठीक है ना, कुछ पुल्लिंग है तो कुल स्त्रीलिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जो है विकल्प में शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो महादेवी छायावादी कवित्री हैं। जब भी आप आओ मुझे मिले, आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। इस ऑप्शन में कौन शुद्ध है इसी को हमको जानना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा, यही क्या है शुद्ध है, ठीक है। बाकी हम लोग इसको देख सकते हैं इसका डिस्कस। दिए गए विकल्पों में रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा शुद्ध वाक्य है। अन्य विकल्पतः वाक्यों को शुद्ध रूप होगा, यानी जो ऊपर जो अशुद्ध दिया था उसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है। जैसे महादेवी छायावादी कवित्री हैं, इसका जो शुद्ध हो जाएगा महादेवी छायावादी कवित्री हैं, ठीक है। आगे, जब भी आप आओ मुझे मिले, आप जब आए तो मुझसे मिले, इसका जो है ये शुद्ध हो जाएगा। और अब और आप बात करेंगे तो इसमें लिखा है आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, इसका जो शुद्ध हो जाएगा आपके दर्शन पाकर मैं क्या हो गया धन्य हो गया, ठीक है। आगे
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कलम के जादूगर किसे कहा गया है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी की बात करेंगे तो सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन सी की बात करेंगे तो रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन डी की बात करेंगे तो मुंशी प्रेमचंद। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। कलम के जादूगर की जो इनको कहा गया है, इनका इनका जो उपनाम क्या है, तो इसको हम लोग किनको कहते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी को जो है कलम के जादूगर के नाम से जाना जाता है। इसका देख सकते हैं इसका रिसर्च, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है, जबकि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि और मुंशी प्रेमचंद को जो है कथा सम्राट तथा मैथिली शरण जो गुप्त हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि, सुमित्रानंद पंत को जो है प्रकृति का सुकुमार कवि, और राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम के जादूगर बोलते हैं, और मुंशी प्रेमचंद को क्या बोलते हैं, कथा सम्राट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स कि इसमें से गद्यांश को पढ़ करके क्या करना है, उत्तर देना है। जैसे पहला जो गद्यांश आया था, समाज की विषमता शोषण की जननी है, समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतया शोषण उतना ही अधिक होगा, क्योंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वही दूसरे स्थान पर क्या होता है, शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है। सामान्यतः उस व्यक्ति या आगे जो हमारा इसमें हमारा जो है व्यक्ति उस समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं व्यक्ति, वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ है, जो शहर के किसी मलिन बस्तियों में फुटपाथ पर, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे है, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफेदा पेशों, व्यापारियों, नौकरशाहों एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर बांट लिया है। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करें, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादक व व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित होती हैं, जिसके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे व ओहदों पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील सभी आते हैं। ठीक है, सभी आते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाया है वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज कराने लायक है। कानून के साथ कितने भी लंबे हों, ओके, इन सभी तक पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए। भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, आगे दूसरी ओर इसमें जो है, दूसरी ओर क्या है, तो दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग से जो न तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और न ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, संपन्न है, न सरकार उसकी परेशानियों को समझती है और न ही कोई अन्य राजनीतिक पार्टी। जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती है, ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है। न तो उनकी संस्कार विहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है और न ही सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है? क्या इस देश का भगवान ही जानता है। ठीक है, तो ये प्रश्न फ्रेंड्स हमारा ये पूरा पैसेज था और इसी पैसेज को पढ़कर हमको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है,
जिसमें से इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि हमारे देश में समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? सरकारी पेंशन विहीन योग्य जनों वर्ग का, किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता समाज का मध्यम वर्ग, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असक्त लोगों का वर्ग। और नेक्स्ट हमारा जो है डी जो है आधुनिक सफ़ेद पेशों, व्यापारियों, नौकरशाहों और तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों का वर्ग। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि अभी हमने सी के बारे में पूरा बेहतरीन से पैसेज में दिया था। ठीक है, ठीक है। ये जो है इसमें इसका डिस्कस भी है, तो डिस्कस क्या हम पूरा हम लोग देख ही लिए हैं। आप इस पर एक बार फिर से देख सकते हैं। दिए गए गद्यांश के अनुसार हमारे देश में समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और असक्त लोगों का वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आगे जो हमारा प्रश्न है, लेखक के अनुसार शोषण का अधिकार कौन लोग बोलते हैं? पढ़े लिखे, उपयुक्त, रोजगार विहीन, नवीकरण, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह, उत्पादकता से जुड़ा व्यापारी मंडल, नौकरशाह एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाले उपभोक्ता समूह जो है इसके क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स के, समाज के मध्यम वर्ग जो है कि कौन सी समस्या है? गरीब और श्रमिक वर्ग से संबंधित, उच्च शिक्षित और धनाढ्य, घर का हर सदस्य मजदूरी करने के लिए विवश, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी में सामाजिक प्रतिष्ठा का खतरा। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका हम लोग इसका देख ही सकते हैं। आगे इसमें से जो बनने वाला प्रश्न है, समाज उपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के धर्मपरायण पंडित और कथावाचक लोग, समाज का मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग, शिक्षित एवं संपन्न नौकरी पेशा वर्ग। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। जो इसका क्या है राइट ऑप्शन है, क्योंकि यही मेन कारण है राजनेता। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न लिखा है फ्रेंड्स की, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित है और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? संज्ञा और विशेषण शब्द में अप्रत्यय, विशेषण और संज्ञा शब्द में ऋक और तिक प्रत्यय, विशेषण और विशेषण शब्द में एक प्रत्यय, संज्ञा और संज्ञा शब्द में अड़िक और अधिक प्रत्यय। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि विशेषण और विशेषण शब्द में जो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। शैक्षणिक और सांस्कृतिक में कौन सा प्रत्यय है? एक प्रत्यय। क्योंकि प्रत्यय का मतलब होता है कि पीछे लगता है और उसके अर्थ को बदल देता है। ठीक है, आगे पेट में जो है लगभग जो है दो गद्यांश आता है। एक गद्यांश हमने देख लिया है और दूसरा गद्यांश इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया था। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया तो निश्चित रूप तौर पर दान देने वाले भी होंगे। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु व सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व दान देना दोनों धर्म के अंग माने गए हैं। पहले दान देने से पूर्व दान लेने वाले की पात्रता देखी जाती थी और योग्य पात्र को दान दिया जाता था। ठीक है, आगे आगे जो हमारा प्रश्न है इसमें इसका पैसेज है कि धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है, जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई है। धीरे धीरे दान दाताओं ने पात्रता पर ध्यान देना बंद कर दिया है और दयावश, निरीह, अपाहिज और गरीबों को दान दिया जाने लगा है। समय समय समाज में और मूल्यों में बदलाव आया है और अधिकतर लोग गरीबों, ब्राह्मणों और भिखारियों को दान का पात्र समझने लगे। समाज में जब इस प्रकार के परिवर्तन हुए तो धीरे धीरे लोगों ने भिक्षा को अपनी जीविका ही बना लिया है। गरीबी के कारण बेसहारा लोगों की भीख मांगने लगे हैं। कम न कम मिलने से भिक्षावृत्ति को बल मिला है और पूजा स्थल, तीर्थ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ला आदि स्थानों पर हर जगह क्या होता है हर जगह भिखारी जो है दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इस कार्य में हर आयु के व्यक्ति शामिल होने लग गए हैं। साल 2 साल के दूध मुंह बच्चे से लेकर 80-90 वर्ष एक बूढ़े तक की भीख मांगते देखा जा सकता है। आज तो भीख मांगने का भी एक कलापूर्ण व्यवसाय बनता जा रहा है।
कुछ खानदानी भिखारी होते हैं, कुछ पुश्तों क्योंकि पुश्तों से उनके पूर्वज धर्म स्थानों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। कुछ अपराधी बच्चों को उठा ले जाते हैं तथा उनसे भीख मंगवाते हैं। वे इतने निर्दय होते हैं कि भीख मांगने के लिए बच्चों का अंग-अंग भी क्या कर देते हैं। और कुछ भिखारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, जो देश में छोटी-सी विपत्ति आ जाने पर क्या होता है, तो भीख का कटोरा लेकर भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा अनेक श्रेणी के और भी भिखारी होते हैं। कुछ भिखारी परिस्थिति से बनते हैं, तो कुछ बना दिए जाते हैं। कुछ शौकिया भी इस व्यवसाय में आ गए हैं। जन्मजात भिखारी अपने स्थान निश्चित रखते हैं। कुछ भिखारी अपनी आमदनी वाली जगह दूसरे भिखारी को किराए पर दे देते हैं। बेरोजगारी और गरीबी के कारण कुछ वयोवृद्ध मजबूरीवश भिखारी बनते हैं। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगते हैं और काम न मिलना भी भिक्षावृत्ति जन्मा देता है। कुछ अपराधी बकाया तो इस काम की ट्रेनिंग देते हैं, भीख रोकर, गाकर और आंखें दिखाकर या हंसकर भी मांगी जाती है। भीख मांगने के लिए इतना आवश्यक है कि दाता के मन में करुणा जागे। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर दाता करुणामय होकर भीख देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या नहीं है? गरीबों और निर्मलों को छोड़कर कई पढ़े लिखे और हट्टे-कट्टे भी इस वृत्ति को अपनाए हुए हैं। क्या सरकार को इस दिशा में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम लोग इन भिखारियों को कौड़ावश भीख दे रहे हैं? थोड़ा सोचिए, क्या हम भी इस वृत्ति को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं? ठीक है, आगे। अगर दान ही करना है तो गरीबों की पुस्तकों, पाठ्य सामग्री दें। गरीबों और बीमारों को दवाएँ और अस्पताल की सुविधाएँ दिलाएँ। इन लोगों को भीख के स्थान पर रोज़गार की व्यवस्था कराएँ। नकद देना बंद करें। भीख मांगने वालों को खाना खिलाएं, पर कभी उन्हें नकद पैसे न दें। अगर जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करें तो भीख मांगने वालों को पुलिस के हवाले करना शुरू कर दे, तो इस पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तो इनसे बनने वाले प्रश्नों को हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। पहला प्रश्न इसमें है कि क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस पर क्या विचार है? भिक्षावृत्ति समस्या नहीं, क्योंकि दान पुण्य तो भारतीय संस्कृति का एक धार्मिक कृत्य है। भिक्षावृत्ति देश की समस्या को हल करती है, क्योंकि गरीबों, अपंगों और बेरोजगारों की जीविका इससे ही चल रही है। ठीक है, आगे। सी जो है, भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। भिक्षावृत्ति में लोग स्वेच्छा दान दे रहे हैं, इसलिए इसको समस्या नहीं माना जा सकता। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या है, क्योंकि लोग इसको जानबूझकर भी क्या कर रहे हैं, व्यवसाय अपना रहे हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की, इसमें लिखा है कि विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? भिखारी लोग के पीछे लग जाते हैं और उन्हें भीख देने के लिए क्या करते हैं, बाध्य कर देते हैं। आगे अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर लोग दान पुण्य की भावना से जाते हैं और कंगाल भिखारियों को दान के रूप में भीख देते हैं। लोगों के पास अन्याय, अनीति और चोरी का पैसा होता है और उन्हें दान देकर वे अपनी आत्मा पर रखी बोझ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो पढ़ने वाला प्रश्न है, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? गरीबों और निर्बलों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की व्यवस्था करके मदद करना, पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना, गरीबों के बच्चों को स्कूल में फीस जमा करके और पुस्तकों की अन्य पाठ्य सामग्री देकर उनकी मदद करना। और ऑप्शन जो डी की बात करेंगे, तो रोगियों को चिकित्सा सुविधा दिलाकर तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं से परिचित करा के मदद करना। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। इसका जो है ये जो है ऑप्शन सही विकल्प नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की, इसमें लिखा है कि दान पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष और द्वंद्व और तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व और अव्ययी भाव समास। राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व और तत्पुरुष, क्योंकि दान और पुण्य जीवन से मुक्ति। ठीक है, तो द्वंद्व और तत्पुरुष समास है। ठीक है, और
लास्ट प्रश्न हमारा है कि खानदानी भिखारी कैसे होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, तो जो खुद भिखारी न मांगकर अपने स्थान को दूसरे किसी भिखारी को भीख मांगने के लिए भाड़े पर दे देते हैं, जो छोटे बच्चों के अंग भंग करके उनसे ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी होती है और पीढ़ियों से निश्चित होती है, जो देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी होती है और पीढ़ियों से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है ये जो 15 अक्टूबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स हिंदी के, उन सभी प्रश्नों को हमने देख लिया फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जो इसकी सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था हिंदी के, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही वीडियो मतलब अपलोड हो तुरंत आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।